नमस्कार बच्चों, 11th क्लास सभी को सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी अनिवार्य की किताब आरोह के अ, आरोह का पाठ 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्पीति में बारिश। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के लेखक का जीवन परिचय बताऊंगी। इस पाठ के लेखक का नाम है कृष्णनाथ और इनका जन्म सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई थी। इन्हें लोहिया सम्मान से सम्मानित किया गया और इनकी जो भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा प्रमुख है। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में इसके अलावा भी कई पुस्तकों का संपादन इन्होंने किया है। बच्चों, कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बुद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर इनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीतिक पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्र यानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमाचल की यात्रा शुरू की और उन स्थानों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृतांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक ही नहीं होते, बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी हुई विस्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आए, उसे देखे और उसके बारे में लिखकर उनसे जनमानस के पास ले जाए। बच्चों, कृष्णनाथ की यात्रा वृतांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ की यात्रा वृतांत को पढ़कर पूरी हुई है। बच्चों, स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृतांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। ये स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, बच्चों स्पीति एक जगह का नाम है, स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का वर्णन भी किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। सॉरी बच्चों, आइए पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। योगायोग यानी लेखक कह रहे हैं इनमें बहुत योगायोग नहीं है, यानी बहुत सारे नियम नहीं है। ऊंचे दर्रे और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंग्य यानी जिसे पार न किया जा सके, अलंग्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्फूर्ति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को यह भय लगा रहता है कि कहीं काजा के सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है। बच्चों, लेखक बता रहा है कि केलंग के जो बादशाह हैं, बादशाह जो है उन्हें
उन्हें काजा के सूबेदार का भय सताता रहता है। वे कहते हैं कि कहीं वो बगावत न कर दें। इसके समाधान के लिए वे वायरलेस सेट के माध्यम से भी स्थिति की जानकारी हासिल करते रहते हैं। और केलंग और काजा के बीच की दूरी 170 मील है। आने जाने की जो दूरी है वो, और शीत में तो प्राय असंभव है। शीत ऋतु में यानी सर्दी की मौसम में तो आना जाना बिल्कुल ही असंभव हो जाता है। लेखक बताता है कि प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय सम्राटों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो ये स्वतंत्र रही। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुलंदशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। तब भी प्राय स्वायत्त रही है। तब भी यह प्राय स्वतंत्र रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। सिरजी यानी बनाई है। इसकी जो स्वतंत्रता है वो भूगोल ने बनाई है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था, हरकारा यानी डाकिया, तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। लेखक बताता है कि जब कोई डाकिया आता था कोई संदेश लेकर, तो उसके आने और जाने में एक बसंत यानी एक ऋतु तो बीत ही जाती थी। जब कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा ने में मैंने देखा था। लेखक बता रहा है कि जब कोई जोरावर सिंह जैसा व्यक्ति वहां आता था तो स्पीति का जो तरीका था, वहां के लोगों के जो रहन सहन का जो तरीका था, वो गोनपा में जो लेखक ने देखा था वैसा ही था। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस यानी डर कर, आंख बंद कर, चांगमा का तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंखें खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहां की विहारों को लूटा। ये अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। लेखक बताते हैं कि जोरावर सिंह ने स्पीति के लोगों के घर लूट लिए थे, वहां पर हल्ला मचा दिया था, लूटपाट कर दी थी, तो लोग भी वहां से अपने घर छोड़ छोड़कर भाग चुके थे। लेखक बताता है कि स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। स्पीति में जो जनसंख्या है वो लाहौल क्षेत्र से भी कम है। सन 1901 बच्चों, सन 1901 की जनगणना के अनुसार 3223 रही है वहाँ की जनसंख्या। और इसके बाद जस्ट 70 साल बाद 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे सन 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। बच्चों, स्पीति का अलग क्षेत्र नहीं दिया गया है। इंपीरियल गजेटियर यानी ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार, यानी इंपीरियल गजेटियर के अनुसार ये क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है, और 1901 में तो ये प्रति वर्ग मील 2 व्यक्ति से भी कम थी। बच्चों, लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला है। लाहौल और स्पीति का जो प्रशासन है वो ब्रिटिश शासन से के समय से लेकर अब तक भारत को वैसा का वैसा ही मिला है। अंग्रेजों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला था। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिम तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुपरिटेंडेंट टेंडेंट के अधीन अधीन थे। फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से ये नोनो कार्य करता रहता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते थे। अब लेखक बताते हैं कि अगर राजा नहीं था तो दमयंती को ही वहां की रानी मानते थे। सन 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। रेगुलेशन यानी कानून पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। ये देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है, जिसे पार नहीं किया जा सकता है। लाहौल स्पीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पार नहीं किया जा सकता है। स्पीति
31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित हैं। ये इसे अंडरलाइन कर ले बच्चों। स्पीति जो है स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ये चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ों का कैदी है। पहाड़ों का कैदी यानी पहाड़ों के बीच में आया हुआ है, इसलिए पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमाचल हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बैठती है, वहां से स्पीति में आती है। स्पीति नाम की नदी भी है वहीं पर और स्पीति जगह का नाम भी है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। लेखक बताता है कि स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को जानता हूँ और मैंने सुना है कि वहाँ पारा नदी भी है और फिर उसके बाद एक घाटी भी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है, वहाँ पर पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से उसका किस्सा सुना है, लेखक ने किसी मान भाई के नाम से आदमी से उसके किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। बीहड़ यानी संकरा रास्ता है और वीरान सुनसान है, वहाँ पर कुछ आता जाता नहीं है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है और स्पीति की घाटी ही ऐसी जहाँ पर लोग रहते हैं। जैसी वह आबाद है वैसी आप देख ही रहे हैं, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। वहाँ पर बहुत कम लोग बसते हैं। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा है कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। लेखक बताता है कि यहाँ इतने कम लोग क्यों हैं। इतने आश्चर्य की बात है कि इतने कम लोग ही क्यों रहते हैं। और जब मैंने किसी को भी स्पीति के बारे में बताया, स्पीति की सॉरी स्पीति की विपत्ति के बारे में लोगों से बताया तो लोग यही कहते हैं कि तो लोग वहां रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है, फिर गर्म रख सकते, घर कैसे गर्म रख सके। व्रती नहीं है, फिर क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इसी मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाए, या फिर और बातों के साथ साथ ये सब कारण है। मैं नहीं जानता। लेखक ने इतने सारे कारण बताए कि वहाँ लोग इतने कम क्यों रहते हैं, किस कारण से, ये लेखक नहीं जानते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। यहाँ रह रहे हैं इसीलिए वो लोग यहाँ रह रहे हैं शुरू से। तर्क से हम किसी चीज को भले सिद्ध कर सके, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों। ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्कीय है और तर्क के परे है। लेखक बताता है कि संसार और निर्वाण, संसार और मोक्ष अतर्कीय है, यानी जिस पर कोई तर्क नहीं किया जा सकता, और ये संसार और निर्वाण तर्क से परे है। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अंतर्नाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का अंतर्नाद नहीं, आर्तनाद, हिम का आर्तनाद यानी दुख नहीं है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। इस तरह लेखक कहता है कि इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में नापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे ये जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलुआ है। ये सब जो कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, ये सब हिमालय नहीं है, हिमालय के तल में बसे हुए हैं। शिवालिक और पीर पंचालिया, ऐसा ही कुछ उसका नाम है। ये तलहटी है, रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। समुद्र की सतह से कनिंघम की ऊंचाई जो है, समुद्र की सतह से 12
सतह से उसकी ऊँचाई 10,535 फीट है और स्पीति से 12,986 फीट है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कनिंघम की जो ऊँचाई है समुद्र तल से वो 13,000 फीट की औसत ऊँचाई पर है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है, उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊँचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में 2 चोटियों की ऊँचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है, वह माने तो श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं ये बौद्धों के माने मंत्र के नाम तो नहीं है? लेखक बताता है कि दक्षिण में जो श्रेणी है वो माने श्रेणियाँ कहलाती हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि बौद्धों के जो माने हुए मंत्र हैं उनके नाम पर तो नहीं है। जैसे बौद्धों का माना गया बीज मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ। बच्चों ये इनका बीज मंत्र है जो ध्वनि मंत्र कहलाता है, जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है और बोधिसत्व जो आर्य हैं वो अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र बौद्धों के जो आर्य थे जिनका नाम था अवलोकितेश्वर, इन्होंने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था और उसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों ये इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्म्य है, इसकी बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं, इस मंत्र को संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। लेखक बताते हैं कि जो दक्षिण में जो श्रेणी है इसका नाम इसी मंत्र के नाम पर तो नहीं पड़ा है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,000 646 फीट बताई गई है। ये तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं या एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ। लेखक बताता है कि मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, नहीं इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। उन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। लेखक कहता है कि मैं इन चोटियों का मान मर्दन औरत और स्त्री पुरुषों के माध्यम से करना चाहता हूँ, स्वयं नहीं। मान मर्दन यानी कुचलना, कि मैं इन चोटियों की जो ऊंचाइयां हैं, ऊंचाई को कुचलना चाहता हूँ, वो स्त्री और औरत के माध्यम से कुचलना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों और पहाड़ों के से युवक युवतियां आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाए, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर चूर करे। उस आनंद का अनुभव करे जो साहस और कुवत, कुवत यानी बल, शक्ति, ताकत, कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का मामला ही नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां किलोल करे, किलोल यानी खेल करे, तो यह भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्मृति का अंतर्नाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले, यह एक युवा निमंत्रण है। लेखक बताता है कि लाहौल की तरह ही स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है। लेखक बताता है कहीं मैंने षड यानी 6 ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक अकालिक एक ही अकालिक वसंत ऋतु है। अकालिक यानी जिसका कोई काल, अल्पकालिक यानी बहुत छोटे समय के लिए वसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लेखक बताता है कि औसत से कुछ अंदाजा नहीं लगता है। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, कभी रहकर देखा जा सकता है। लेखक कहता है कि स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फल फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती, न गंध होती है। दिसंबर में घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। मुँह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती रहती हैं। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे हैं। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार
करना ही पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाट है, ये वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। लेखक बताता है कि प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों की मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झाड़ियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, ये कामी जनों यानी विलासी प्रिय जो लोग होते हैं, कामी जनों का प्रिय पावस, राजाओं का पावस यानी वर्षा, प्रिय जो वर्षा ऋतु है वो राजाओं का ठाट बाट बनकर आ पहुंचा है। कालिदास ने अपनी कृति में ये लिखा है। ये पावस यहाँ नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। लेखक कहता है कि कालिदास ने जो वर्षा की शोभा बताई वो विंध्याचल पर्वत में है। हिमालय की इन मध्य चोटियों में घाटियों में बिल्कुल नहीं। हिमालय की जो बीच की जो घाटियाँ हैं उनमें तो कालिदास की शोभा बिल्कुल नहीं दिखाई देती। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य यानी सौंदर्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएँगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग है या नहीं, वह ये जानते नहीं कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे-भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछुड़ी हुई स्त्रियाँ रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। लेखक बताते हैं कि वहाँ के लोग ये कभी नहीं जान पाएँगे कि वर्षा क्या है? वर्षा उनके संवेदन का अंग है या नहीं, कि वर्षा में बारिश बरसात के मौसम में नदियाँ बहती, बादल बरसते, हाथी चिंगारते हैं, जंगल हरे-भरे हो जाते हैं, स्त्रियाँ अपने पति से दूर होती है तो वो कलपती है, रोती है, दुखी होती हैं, मोर नाचते हैं, बंदर गुफाओं में छुप जाते हैं। तो ये सब बातें स्पीति और लाहुल के लोग शायद ही जान पाएँगे। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करे तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछे कि ये देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। लेखक कहता है कि यदि कालिदास यहाँ आकर ये कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली बारिश, ठीक है ना? स्त्रियों का जी खिलाने वाली पेड़ों पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु तुम्हारे मन की साध पूरी करे। तो स्पीति और लाहुल के लोग यही पूछेगी कि ये देवता कौन है जो हमारे मन की सभी साधें पूरी करेगा? ये कहाँ रहता है और ये क्यों नहीं आता? क्योंकि वो बारिश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। स्पीति में कभी-कभी बारिश होती है, वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। स्पीति में साल में 1 फसल होती है। मुख्य फसलें 2 किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए हुए कुल हैं। ये नदियाँ पहाड़ों के किनारे-किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आता है। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, यानी स्पीति में जल भेजा जाए क्योंकि वहाँ पर जल की भी कमी है, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुँचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता, मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते हैं। लेखक बताते हैं कि वायुमंडल में दबाव, ऊंचाई, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। अब लेखक बताता है कि वर्षा यहाँ एक घटना है। अगर वर्षा हो जाए तो वहाँ पर एक घटना के रूप में बताई जाएगी। ये सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। लेखक बताता है कि हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। कोई खिड़की खड़का रहा था। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया। उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही हैं। तुषार यानी हिम, बर्फ। जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी, दुंग छैन को हवा बजा रही थी, महाशंख की ध्वनि ध्वनि घाटी में तैर रही थी, स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी, कमरे में ठंड बढ़ रही थी और मैं बिस्तर में पड़ा-पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। लेखक बता रहे हैं कि उस दिन जब हम वहाँ रुके थे, एक एक जगह पर रुके हुए थे, तो काजा के डाक बंगले में, तो उस दिन रात को बारिश हुई थी। देखा तो बहुत ठंड थी, हवा चल रही थी। तो लेखक कह रहा है कि मैं बिस्तर में सो रहा था और मुझे नहीं मालूम कि मैं कब सो गया, मुझे कब नींद आई। जैसे ही सुबह उठा, चाय पीते-पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है, स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने
स्पीति में बारिश यात्रा वृतांत का वर्णन किया है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक का ये उद्देश्य है कि स्पीति की भौगोलिक स्थिति आज भी वही है। लेखक हमें बताना चाहता है कि स्पीति की जो भौगोलिक स्थिति है वह आज भी वही है और आबादी वहाँ बढ़ रही है। इसलिए शासन को वहाँ पर संचार व्यवस्था, आवागमन के साधनों की व्यवस्था तथा पर्यटन क्षेत्र के विकास आदि का पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि स्पीति क्षेत्र का पूरा विकास हो सके और उसे पर्यटन क्षेत्र का स्थान महत्वपूर्ण स्थान बनाया जा सके। बच्चों, ये पाठ इधर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।